हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। माय नेम इज कुशाग यादव एंड आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रितीश फ्रॉम जीजीवी बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो आज के हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में कि किस तरीके से आप वहां पर एमपीएड बीपीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, चाहे हम स्टडीज को लेके बात करें चाहे स्टूडेंट्स को लेके बात करें, तो कंप्लीट डिटेल हम आज के इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे जीजीवी के बारे में। तो वेलकम सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड सर, एक बार आप हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। Yeah, sure. Hello everyone. My name is Ritesh Nirmalkar. I have done my graduation from Delhi University, IGFS College, and after then I came to GGV for BPEd, and currently I have applied for MPEd in GGV. ओके सर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप सर जीजीपी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कितनी वैल्यू है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर, एंड वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ Mhm. का जो एरिया है, कितना बड़ा कैंपस है, एंड यही सारी चीजें एक बार जीजीपी के बारे में बताइएगा। हाँ, तो बेसिकली जीजीवी का कैंपस काफी बड़ा है, 655 टू 700 एकर्स के अप्रॉक्स उसका लैंड एरिया है। और जितना मुझे नॉलेज है, छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया सबसे बड़ा कॉलेज है। और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। अभी तक का मैं 2 साल जब मैंने बीपीएड किया, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था यहाँ पर। और फैसिलिटीज भी अच्छी है। और उसके साथ साथ जैसे गेम्स होते हैं हमारे, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, इंटर जोनल जो गेम्स होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब बहुत चांस मिलता है। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, बट यहाँ पर वो फैक्टर वैरी नहीं करता है। यहाँ पर कंपटीशन उतना नहीं है, तो आपको चांस ज्यादा मिलता है। ओके सर। एंड सर, यदि मैं नैक ग्रेड की बात करूँ कि यूनिवर्सिटी का एक नैक ग्रेड रहता है, सर उसके बारे में बताइए कि नैक ग्रेड कितना है जीजीपी का। हाँ, यहाँ पर जीजीवी को नेक ए प्लस प्लस की ग्रेडिंग मिली हुई है। आई गेस लास्ट नेक का जो इंस्पेक्शन था वो 2024 में ही हुआ था, तो उसमें उसके पहले इसका नेक ए प्लस का ग्रेड था, और आफ्टर 2024 नेक ए प्लस प्लस का ग्रेडिंग हुआ है। ओके, नाइस। एंड सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज कि कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है जीजीबी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो जीजीवी में बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, अभी तो फिलहाल सिर्फ दो ही कोर्सेज चल रहे हैं। एक है बीपीएड एंड सेकंड इज एमपीएड। और पीएचडी वाले मतलब अगर किसी को पीएचडी में एनरोल होना है तो पीएचडी अपना कर सकता है। बट जितना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे हम शायद आगे बात करेंगे, तो चीजों हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अभी करेंटली यहाँ पर दो कोर्सेज चलते हैं, बीपीएड और एमपीएड। अभी जो हमारी क्लासेस है वो यूटीडी बिल्डिंग में कंडक्ट की जाती है। यूटीडी बिल्डिंग ऐसा है कि वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। और अभी हम फ्यूचर मतलब आगे वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो हमारा नया डिपार्टमेंट है उसकी जो नींव है वो ऑलरेडी रख दी गई है, वो हमारा नया डिपार्टमेंट बनना स्टार्ट हो गया है अभी। तो जितना मुझे पता चला है कि फ्यूचर में यहाँ पर और ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसमें से एक बीएससी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि 4 ईयर का जो बीपीएड होता है वो भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। जो न्यू कोर्सेज हैं या फिर एक अलग से, जैसा कि आपने बताया कि डिपार्टमेंट वहाँ पे बन रहा है अभी, तो अलग से फिजिकल एजुकेशन का हम्म। डिपार्टमेंट बन सकता है। और आने वाले समय में आफ्टर क्लास 12 जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन है या फिर जो बीपीईएस जैसे कोर्सेज हैं, वो वहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। एम आई राइट? हाँ हाँ। यस यस, अभी करेंटली बट दो ही कोर्सेज चलते हैं, दैट इज बीपीएड एंड एमपीएड। ओके सर, ओके। एंड सर, वहीं यदि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को जीजीवी के बारे में पूछते हैं कि वहाँ का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, तो एक बार सर आप मेरे को फॉर्म से लेके, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो जाता, उसके बारे में आप मेरे को बताइए कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से पूरा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपका डिजाइन किया गया है।
यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज में पीएफटी होती है, यहाँ पर पीएफटी नहीं होता। बस आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है, सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, आप बस सीयूईटी का एग्जाम फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए। उसके बाद आप मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई पीएफटी वगैरह नहीं है। अगर आप मेरिट बेस पे टॉप में हैं तो आपका नाम आ जाएगा। मेनली जो सर एंट्रेंस एग्जाम है वो सीयूटी पीजी के बेस पे रहता है, जैसे कि हाँ हाँ, आईजीआई के लिए सीयूईटी देते पीजी के हैं, बेस पे। बीएचयू के लिए देते हैं, सेम। हाँ, सेम सेम प्रोसेस है। सीयूटी पीजी के बेस पे बीपीएड और एमपीएड दोनों का एडमिशन, दोनों में एडमिशन होता है। बस पीएफटी नहीं होता है यहाँ पर। तो सर यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट या फिर कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता फिलहाल में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 2-3 साल पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते थे। बट इसका रीज़न ऐसा था कि उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, कोई थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग करने में एंड ऑल। मतलब जो जो प्रोफेसर या फिर जो पीएचडी स्कॉलर्स सुपरवाइज करते हैं, वो अच्छे से सुपरवाइज नहीं करते थे, इसलिए पीएफटी होना ही बंद करवा दिया गया। और लास्ट 2-3 ईयर से कोई पीएफटी नहीं हो रहा है। ओके सर, ओके। मतलब कि जो सर टोटली जो मेरिट बनती है वो सिर्फ आपका रिटन एग्जाम के बेस पे ही बनती है। एंड सर कोई भी हाँ, एकेडमिक कंप्लीटली। जो हम पास्ट में ग्रेजुएशन करके आते हैं, ठीक है सर, तो उसका कोई वेटेज वगैरह लेते हैं कि इतना परसेंट रिटन एग्जाम का रहेगा और इतना परसेंट आपका जो बीपीएड करके आ रहे हो या फिर जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हो बीपीएड स्टूडेंट बीपीएड कोर्स के लिए, तो कुछ परसेंट जो आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो वहाँ का कुछ वेटेज लेते हैं मेरिट के अंदर, या फिर ओनली रिटन एग्जाम हाँ, बेस पे होता है? अब जब आप कुछ दूसरा कोर्स करके आ रहे हो उसके बेसिस पे तो ऐसा कुछ नहीं लेते। बट हाँ, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि मिनिमम 50% क्राइटेरिया पे पास होना चाहिए लास्ट उसका जो भी कोर्स का स्टूडेंट का। तो वो क्राइटेरिया तो है। उसके साथ उसके उसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस कम्प्लीटली मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है और हॉस्टल फीस के बेस पे मिलता है। ओके सर। एंड सर यदि मैं सर्टिफिकेट की बात करूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई भी लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है और उसने ग्रेजुएशन करा, देन अब वो बीपीएड में एंटर करना चाहता है, फिजिकल एजुकेशन फील्ड में स्टेप इन करना चाहता है, तो सर क्या उसके लिए जीजीवी है कि यहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है बीपीएड कोर्स में यदि उसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर भले ही मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, बट वो एक चीज जरूर चेक करते हैं कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कि नहीं। चाहे वो कितना भी पुराना हो चल जाएगा, बट आपके पास एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब एज अ प्रूफ के लिए कि जो स्टूडेंट्स है उसका जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या नहीं? हाँ, ये एज अ प्रूफ के लिए कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं कि नहीं, आपने पास्ट में गेम खेले हुए हैं, स्पोर्ट्स में जी जी। पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, उस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। उसका कोई वेटेज नहीं रहता, उसका कोई मतलब उसके मार्क्स नहीं ऐड होते, बट चेक किया जाता है। ओके ओके। एंड सर मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करूं कि बीपीएड का कितना कट ऑफ जाता है, जैसे कि आपने बताया कि रिटन एग्जाम के बेस पे यहाँ पे फाइनल मेरिट तैयार होती है, तो सर उस रिटन जी एग्जाम जी। का आप कट ऑफ बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहता है बीपीएड कोर्स के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए? वैसे जो कट ऑफ रहता है वो डिपेंड करता है कैटेगरीज पे, बट आप जनरल का मेरे को बता दीजिए कि जनरल कैटेगरी में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है? अब देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे सीयूईटी का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जी। तो उसमें मैं एज अप्रोक्सीमेट जो कट ऑफ होता है, मार्क्स होता है, वो मैं बता सकता हूँ कि अगर 300 मार्क्स में आपके 140 और 150 से अबोव है इन एमपीएड, तो आप सेफ हो। और इन बीपीएड आपके अगर 120 से अबोव है या 100 से अबोव है इन जनरल, तो आप सेफ हो। मतलब आपका एडमिशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब एलिजिबल हो जाएंगे मेरिट के लिए, या फिर चांसेस हैं एडमिशन होने के? हाँ, 100 के ऊपर आपके बहुत चांसेस है बीपीएड में। आपको बस 100 मार्क्स के ऊपर लाना है आउट ऑफ 300। और एमपीएड में आपको मिनिमम 140 के अप्रॉक्स। ओके सर। एंड सर वहीं मैं यदि सीट की बात करूं कि बीपीएड में कितना सीट है एंड एमपीएड में कितना अवेलेबल है, तो बताइएगा सर। जी, बीपीएड में यहाँ पर 100 सीट्स है और एमपीएड में 50 सीट्स है। ओके ओके। एंड सर जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज डिवीजन कर रखा होगा कि जनरल में इतना है, ओबीसी में इतना है?
हाँ हाँ, सीट्स कैटेगरी वाइज बटी हुई है। अब वो उतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स रिजर्व है। हाँ, वो प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा, आई थिंक उसमें सारा रहता है। जी जी ओके जी। सर। एंड सर, यदि मैं अभी करंट में बात करूं कि जीजीवी का जो अभी, बिकॉज सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अभी एडमिशन गोइंग ऑन है। तो सर जीजीवी का मतलब जो काउंसलिंग फॉर्म है वो अभी आ चुके हैं या फिर नहीं आ चुके हैं, मतलब किस फेस में है अभी जीजीवी का एडमिशन? देखिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आई गेस 5 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 25 जून तक के टाइम दिया गया है। 25 लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद 3 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। आफ्टर देन फीस पेमेंट एंड ऑल। उसके बाद 20 को फिजिकल वेरिफिकेशन पे आपको जाना होगा। और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस चलता रहेगा। देन सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, देन उनको फिजिकल वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा। देन थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद काउंसलिंग अगर सीट बचती है तो। ओके ओके, मतलब कि अभी जो 25 जून है वो लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स जीजीबी को टारगेट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि सर ने बताया कि यदि 100 अबव या फिर 120 130 अबव जिनका स्कोर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना बैकअप के लिए रख सकते हैं गुरु काशीदास विश्वविद्यालय। ठीक है। एंड सर, वहीं मैं यदि फैसिलिटी की बात करूं कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि इंडोर फैसिलिटी में क्या क्या यहाँ पे है और आउटडोर फैसिलिटी में क्या क्या है, कौन कौन से कोर्ट्स हैं, ग्राउंड हैं, फील्ड्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया काफी बड़े कैंपस में फैला हुआ है। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड हुआ करते थे पहले। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक है, जिसमें मेन हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो की जाती है। जो एक पुराना ग्राउंड था, जो हॉकी फील्ड भी था और क्रिकेट ग्राउंड भी था वही। तो वहाँ जब मैं आया था तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर फंक्शनल था वो ग्राउंड। बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर स्टेडियम बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 ग्राउंड और 400 मीटर ट्रैक हो गया। वहीं पर खो खो का कोर्ट भी है। और उसके बाद 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं। और वॉलीबॉल कोर्ट की बात की जाए तो शायद 3 वॉलीबॉल कोर्ट हैं। उसके बाद इंडोर में देखा जाए तो इंडोर में हमारे पास एक बैडमिंटन कोर्ट है। और टेबल टेनिस भी उसी में है, और वही योगा हॉल भी है। एक्चुअली एक योगा हॉल है। योगा हॉल के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस कोर्ट डिजाइन किया गया है। उसके साथ साथ इंडोर फैसिलिटीज में जिम भी आता है। जिम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमारा पुराना डिपार्टमेंट था, पहले किसी दूसरे बिल्डिंग में हमारा डिपार्टमेंट चला करता था, उसे ही कन्वर्ट करके जिम बना दिया गया है। तो जिम वहाँ है। आफ्टर देन एक वेलनेस सेंटर है, जो कि SCCL के साथ मिल के बनाया गया है। वो भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और अभी तो फिलहाल इतने ही हैं। और बाकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा नया डिपार्टमेंट बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। उसमें स्विमिंग पूल होगा, बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है। कि मतलब अगर सॉरी, मतलब कि सर यदि कोई भी स्टूडेंट यदि आना चाहता है, जीजीबी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक फैसिलिटी मिल जाएगा कि वो अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, अच्छी इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे उसको, अच्छी गाइडेंस में वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है एंड चीजें सीख सकता है। हाँ, फैसिलिटीज तो अच्छी मिलेगी। जो जो ग्राउंड यहाँ पर है, जो फंक्शनल ग्राउंड है, वहाँ पर प्रॉपर स्टूडेंट्स खेलते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर, खेलते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस होते हैं। जी। एंड सर, यदि मैं हॉस्टल की बात करूं, क्योंकि जो सबसे मेजर इशू रहता है स्टूडेंट्स को, वो हॉस्टल का रहता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि जहां भी जी वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि वहां पे मेरे को हॉस्टल्स मिल जाए। बिकॉज हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर, कि 2 से 3 सेशन रहते हैं क्लासेस के। मॉर्निंग सेशन हो गया, फिर देन थ्योरी हो गया आफ्टरनून में, देन फिर उसके बाद इवनिंग में हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस हो गई। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स चाहता है कि उसको हॉस्टल मिल जाए ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स रहे, और मैथ्स वगैरह मिल जाए ताकि उसको जो लंच है, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट, वो बना हुआ मिल जाए। तो सर हॉस्टल के बारे में मेरे को बताइए कि हॉस्टल किस तरीके से अलॉट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्या फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का, कितना सीटर है, एंड मैथ्स फैसिलिटी कैसी है, फूड वगैरह कैसा मिलता है। तो सर डिटेल में एक बार हॉस्टल्स के बारे में बताइए। हाँ जी, श्योर श्योर।
आपने जो पॉइंट बोला कि हम जो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। मैंने भी यहाँ पर रह के ये चीज़ फील किया है। तो मुझे हॉस्टल मिला था तो मैंने तुरंत ही मतलब अप्लाई कर दिया था कि अपना रूम है उसको बुक कर रहा हूँ करके। तो यहाँ पर वैसे हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, यहाँ पर मेरिट मेरिट बेस पे ही हॉस्टल मिलता है। अगर आपका नाम मेरिट में टॉप में है तो कैटेगरी वाइज बढ़ता है। लाइक अगर आपको पहले एप्लीकेशन लिखना होगा, और अगर आपका नाम टॉप में और आपको हॉस्टल चाहिए, आप एप्लीकेशन लिखोगे, वो सबमिट होगा। अगर आपसे ऊपर और कोई स्टूडेंट है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में है, वो भी एप्लीकेशन लिखता है, तो उसको अलॉट किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपने टॉप 2 या टॉप, अगर आपकी कैटेगरी में टॉप किया है आपने, तो आपके पास बहुत चांसेस है कि आप अपना हॉस्टल ले लो। और जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में दूसरे हॉस्टल में रखा जाता है। मतलब हॉस्टल हर साल चेंज होते हैं, बट क्योंकि बीपीएड और एमपीएड अभी हाँ 2 ईयर वाला कोर्स चल रहा है बीपीएड का, और एमपीएड भी 2 साल का होता है, तो एक ही बार आपको हॉस्टल चेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर वाले हॉस्टल में आपकी 7 या 8 सीट्स होती है, बीपीएड और एमपीएड मिला के कंबाइंड सिर्फ 7 या 8 सीट्स होती है। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट ईयर हॉस्टल चाहिए तो आपको फर्स्ट सेम में अमंग दो स्टूडेंट्स जिसको हॉस्टल मिला है, उनमें आपको टॉप स्कोर करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सेम में अगर आप टॉप 4 में रहे तभी आपको नेक्स्ट हॉस्टल मिलेगा। और हॉस्टल की फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। दोनों हॉस्टल मैं रहा हूँ बीपीएड में, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल मिलता है हमें अम्बेडकर हॉस्टल मिलता है, वहाँ उसके रूम भी काफ़ी बड़े हैं। खाना की बात की जाए तो बस एक्चुअली ये पूरे स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। मेस है, मेस ओनर है, मेस खाना बनाते हैं मेस वाले। अगर वो कुछ खराब खाना दे रहे हैं तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपको खराब खाना मिलेगा। हमारे जो सेशन था, हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने हर बात पे बोला है कि अगर खाना कभी भी खराब बनता था तो मेस वालों को हम कंप्लेन करते थे, हमारे वार्डन को कंप्लेन करते थे। तो हमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर था, मुझे दोनों टाइम खाना काफ़ी अच्छा मिला था। हमारे बाद वाला जो बैच है, उन्होंने बताया था कि उन्हें उतना अच्छा से खाना प्रोवाइड नहीं होता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो अपना ओपिनियन कैसे रख रहे हैं मेस मैनेजर के सामने या वार्डन के सामने। यदि सर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो सर उसके बारे में बताइए थोड़ा कि कितना ईयरली फीस पे करना पड़ता है हॉस्टल के लिए एंड मैस कैंटीन। हम्म। तो हॉस्टल के यहाँ पर ईयरली 10,000 रुपीज हॉस्टल का लगता है ईयरली, और 2,000 रुपीज कॉशन मनी होता है। ओवरऑल मतलब ईयरली आपको 12,000 रुपीज लगता है हॉस्टल में रहने का। मेस का अलग से 3,000 लगता है। अब मेस का अलग अलग टेंडर होता है। हम सेकेंड ईयर में जिस हॉस्टल में थे वहाँ हमको 3,100 रुपीज लग रहा था। फर्स्ट ईयर में जिस हॉस्टल में थे वहाँ पर 3,300 रुपीज लग रहा था। मतलब ओवरऑल आपको मंथली 4 to 5,000 के आसपास खर्चा बैठ सकता ओके सर, बाकी जो हॉस्टल का एनुअली है 15,000। है। नहीं नहीं नहीं, हॉस्टल का जो एनुअल फी है वो 12,000 है। अच्छा, ट्वेल्व इसमें थाउजेंड 2,000 कॉस्ट मनी है। यस। ओके ओके ओके। नहीं सर। एंड सर यदि मैं कोर्स फीस की बात करूं कि बीपीएड में कितना फीस स्ट्रक्चर है और एमपीएड कोर्स के लिए कितना फीस स्ट्रक्चर है, एनुअली सर बताइएगा। एनुअली मैं सेमेस्टर वाइज बताता हूँ, आप एनुअली एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेम में हमें बीपीएड में 9,100 रुपीज लगा था। सेकेंड सेम में 6,000 लगा था। और बीपीएड में, एमपीएड में वही सेम फीस होता है, बस 500 रुपीज बढ़ जाता है। मतलब एमपीएड जितना भी जो फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम का, बीपीएड और एमपीएड का ऑलमोस्ट सेम है, बस एमपीएड में आपका 5,500 रुपीज बढ़ जाता है। इट मीन्स अगर मैं अभी एमपीएड में एडमिशन लूंगा तो फर्स्ट सेम में मुझे 9,600 रुपीज लगेगा, एंड सेकंड सेम में 6,500 समथिंग। ओके, मतलब सर जो मतलब मोटा मोटा है कि 16 से 17 हजार रुपए पर एनम। हाँ हाँ 16,000 अप्रॉक्स, 16 to 17,000 पर एनम पड़ता सर है। इसमें जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो इंक्लूड रहता है या फिर अलग से हमें एवरी सेमेस्टर पे करना रहेगा? ना ना, इस फीस में सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड रहता है। आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड में। ओके अंदर। एंड सर यदि मैं ड्रेस कोड की बात करूं
कि वहाँ पर क्या ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, थ्योरी क्लासेस के टाइमिंग या फिर प्रैक्टिकल क्लासेस के टाइमिंग, या फिर कोई भी वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड है। तो सर ड्रेस के बारे में कुछ बताइए। जी, जी। ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ पर मंडे और थर्सडे कंप्लीटली फॉर्मल ड्रेस कोड है, जिसमें ब्लू टी-शर्ट सॉरी ब्लू शर्ट विथ ब्लैक पैंट एंड ऑफिस शूज़, ये आपके कंपल्सरी है। ये मंडे और थर्सडे को बस पहनना होता है। जो रिमेनिंग डेज़ है उसमें आप अपने मन से कोई से भी कपड़ा पहन सकते हो, बस राउंड नेक टी-शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, कॉलर टी-शर्ट्स होनी चाहिए। ओके ओके। एंड सर हाँ, और इनका। इवनिंग जी जी। इवनिंग इवनिंग किट की मैं बात कर रहा था, तो इवनिंग किट की अलग से इवनिंग किट अलग से उसके लिए आपको कॉन्ट्री करना पड़ता है, और वो किट आपको वही रोज शाम को पहन के आनी होती है। प्रैक्टिकल्स के टाइम अलग से व्हाइट वाली किट होती ओके सर ओके। एंड सर यदि मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूं कि इंट्रा मोराल हो गया या फिर नॉर्थ जोन हो गया या फिर ऑल इंडिया वगैरह हो गया, तो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर खेलने, चाहे नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, जो भी जोन लगता है, या फिर बाहर इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, इंटर कॉलेज हो गया, ये सारे। है। हाँ, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ सबसे बड़ी मुझे बेनिफिशियल चीज़ यही लगती है यहाँ की, कि यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजा जाता है बाहर खेलने के लिए, प्लस यहाँ पर कंपटीशन कम है। मेरा इस यूनिवर्सिटी में आने का मेन रीज़न ये भी था, मेरा गेम रोप स्किपिंग है। तो जब मैं डीयू में था, वहाँ से टीम नहीं जाती थी रोप स्किपिंग की। बट मुझे पता चला था कि यहाँ से टीम जाती है। तो जब मैं यहाँ आया तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम शिफ्ट नहीं किया गया। बट यहाँ पर से रोप स्किपिंग की टीम भेजी जाती है, यहाँ से ऑलमोस्ट हर गेम की टीम भेजी जाती है। और हमारा ईस्ट जोन में आता है, तो हम ईस्ट जोन में कम्पीट करते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज वाले गेम्स होते हैं उसमें भी टीम भेजी जाती है। ओके सर, यदि सर इंट्रामुरल की बात की जाए कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो इंट्रामुरल्स वगैरह हैं वो होते हैं एवरी मंथ और एवरी वीक वगैरह। जी, जी, इंट्रामुरल भी एवरी वीक होता है, एक्सेप्ट एग्जाम टाइम्स में। एग्जाम टाइम्स को छोड़ के हर वीक फ्राइडे को इंट्रामुरल ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर 4 हाउसेज है, और हर हाउस का एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है। सो चांस बाय चांस हर वीक अलग अलग हाउस ऑर्गेनाइज करता है इंट्रामुरल एक्टिविटी। ओके सर। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फैकल्टी के बारे में सर थोड़ा बताइएगा कि जो आपका टीचिंग स्टाफ है या फिर जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, कितना प्रोफेसर्स वगैरह हैं, एंड जो प्रोफेसर्स का जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स के साथ वो कैसा है, कितने लाइक बिहेवियर कैसा रहता है स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स, ये सारी चीज़। हाँ, यहाँ का जो फैकल्टी है वो फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 3 प्रोफेसर्स हैं, और 5 to 6 एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, एंड अप्रॉक्स 6 to 7 असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे। तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वो बहुत कोऑपरेटिव है जितना मैंने अभी तक देखा है, और काफ़ी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। ओके सर। एंड सर सीनियर्स की यदि हम बात करें कि जैसा कि अभी बीपीएड में एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में एंड एमपीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, तो जो सीनियर्स रहते हैं बीपीएड सेकेंड ईयर वाले एंड एमपीएड सेकेंड ईयर वाले, तो सर मतलब किस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि लाइक जूनियर्स है, रैगिंग वगैरह होती है, या फिर लाइक किस तरीके से बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स का जो जूनियर जाते हैं जब एडमिशन लेते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो सर कैसा बिहेवियर रहता है सीनियर्स का। सीनियर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, रैगिंग की बात करें तो आजकल तो रैगिंग हर जगह प्रोहिबिटेड है, कहीं पर ही नहीं की जाती। तो रैगिंग तो अ, होता ही नहीं है। सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। हम जब आए थे तब हमारे सीनियर्स ने भी काफ़ी अच्छा ट्रीट किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। ओके सर। एंड सर मैं यदि डेली आपका रूटीन की बात करूं कि बीपीएड कोर्स में या फिर एमपीएड कोर्स में क्या शेड्यूल फॉलो होता है मॉर्निंग टू इवनिंग, सर इसके बारे में बताइए कि मॉर्निंग में कौन सा सेशन होता है, देन थ्योरी का टाइमिंग क्या है, एंड इवनिंग में कौन सा गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेशन वगैरह लगते हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। तो यहाँ पर 2 क्लासेस होती है, थ्योरी क्लास होती है, और शाम को हमारी इवनिंग प्रैक्टिकल क्लास होती है। जो थ्योरी क्लास है वो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच होती है। पहले इसकी टाइमिंग 9 बजे से 1 बजे तक की थी, बट अभी चेंज कर दी गई है। 10 बजे से 1 बजे तक आपकी थ्योरी क्लास होगी, लंच ब्रेक, आफ्टर देन 3:30 to 6:30 आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती है।
और प्रैक्टिकल क्लासेस में भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकल किया जाता है। और फ्राइडे को इंटरमोरल होता है, तो फ्राइडे को जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो सस्पेंडेड होती है। उसमें इंटरमोरल में भी पार्टिसिपेट किया जाता है और इंजॉय किया जाता है उस मोमेंट में। एंड सर जो सैटरडे संडे है वो ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। हाँ, जी जी जी, यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है। ओके। एंड सर यदि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, ठीक है, एंड जो स्टार्टिंग के जो रैंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, हर एक कैटेगरी में उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। तो सर जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बच जाते हैं, जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव करते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे पीजी लेते हैं बाहर या फिर फ्लैट वगैरह अरेंज करते हैं। तो मतलब सर उनके बारे में बताइए कि उनका कितना कॉस्टली पड़, मतलब मंथली उनका कितना कॉस्ट पड़ जाता है, एंड पीजी का क्या वहाँ पे कॉस्ट चलता है, मतलब लाइक टू सीटर कितने का मिल जाएगा या फिर कोई थ्री सीटर ले रहा है, तो इस तरीके से। देखिए, जो मैंने हॉस्टल वाली बात बताई वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलती है। और जो मैंने कैटेगरी वाला आपको जो पॉइंट बताया, वो यहाँ पर ऐसा है कि मैंने बॉयज का बताया, ठीक है ना। गर्ल्स में मोस्ट प्रोबेबली सबको हॉस्टल मिल जाता है, गर्ल्स में सीट्स ज्यादा है हॉस्टल की। बॉयज में कंपटीशन है, बॉयज में आपको फाइट करना पड़ता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपने ओबीसी में टॉप किया है, आपने एप्लीकेशन लिखा है, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। जहाँ तक आपने जो सेकंड पॉइंट बोला बाहर में रहने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं। यहाँ पर जो जीजीयू का एरिया है, गुरु घाटों विश्वविद्यालय का, वो सिटी के आउटर में है। आउटर में यहाँ पर जीजीयू के साथ साथ और भी दो तीन कॉलेजेस हैं। तो बाहर में जो कोनी एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी एक हब जैसा बना हुआ है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ काफी पीजीज एंड फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं। पीजीज एंड फ्लैट्स मुझे तो ऐसा लगता है कि काफी चीप है, बिकॉज मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, दिल्ली में काफी एक्सपेंसिव था। यहाँ पर अगर आप 1 BHK लेने जाते हो या फिर 2 BHK लेने जाते हो, तो आपको 5 to 6 thousand के अंदर मिल जाएगा बहुत आराम से। अच्छा मिल जाएगा फुल्ली फर्निश्ड। और बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का हब है बाहर में ही, तो बहुत सारे हॉस्टल्स बाहर में जो प्राइवेट हॉस्टल्स है वो ऑलरेडी ओपन है, तो वहाँ पर आप रूम भी बाय कर सकते हो, जो कि पर बेड आई गेस 2.5 thousand के आसपास पड़ता होगा। ओके, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेता है या फिर हॉस्टल इसको नहीं मिल पाता है, तो बाहर भी वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है। हाँ हाँ, बाहर भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, हॉस्टल में मुझे 4 to 5 thousand लगता है, एक्स्ट्रा खर्चेस, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो सब मिला के। अगर बाहर में कोई रह रहा है तो उसको भी सिमिलर अमाउंट लग सकता है, अगर वो कम से कम में रहना चाहे। और अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऐड करना चाहो, तो वो बाहर में कोई स्टूडेंट रह रहा है तो उसको भी 6 to 7 thousand में कंप्लीट उसका स्टे हो सकता है पर मंथ। ओके सर, ओके। एंड सर यदि मैं स्कॉलरशिप की बात करूं कि कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स को एक परफॉर्मेंस के बेस पे या फिर एकेडमिक स्कॉलरशिप जो रहती है कि अपने सेमेस्टर में रैंक लेके आए हैं, सेमेस्टर में आपने टॉप करा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर आप एनुअली टॉप कर रहे हैं तब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर परफॉर्मेंस के बेस पे बात करें तो जैसे कि यदि आप ऑल इंडिया में आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो, या फिर आपने ईस्ट जोन की बात करी तो ईस्ट जोन में आप गोल्ड मेडल सिल्वर लेके आ रहे हो, ठीक है, अपने इंटर कॉलेज में पोजीशन लेके आ रहे हो, तो सर कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा देता है यूनिवर्सिटी? स्कॉलरशिप की बात करें तो जब कोई स्टूडेंट इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर उसके लिए स्कॉलरशिप है 1 लाख to 5 लाख के अप्रॉक्स, उसको कुछ अमाउंट मिलता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैंने इंटरनेशनली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होगा। जी। और एआईयू की बात करें तो एआईयू के पार्टिसिपेशन में ही, एआईयू में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद अगर आप ईस्ट जोन में पार्टिसिपेट किए हो तो उसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ईस्ट जोन में अगर आपका मेडल है तो भी उसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, एआईयू में मेडल या पार्टिसिपेशन पे ही स्कॉलरशिप मिलती है। ओके सर, ओके। एंड सर वहाँ पर सर यदि कोई स्टूडेंट्स एनसीसी या फिर एनएसएस या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो उसमें यदि ज्वाइन करना चाहे तो सर वहाँ पे एनसीसी या फिर एनएसएस जैसी कोई चीज है, अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पर एनएसएस और एनसीसी दोनों की फैसिलिटीज अवेलेबल है। एनसीसी का भी बटालियन है और एनएसएस का भी यहाँ पर
फंक्शनिंग कुछ डायरेक्टरेट है, तो दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर जिसको ज्वाइन करना है वो स्टूडेंट ज्वाइन। कोई स्टूडेंट यदि बीपीएड में एडमिशन लेता है तो वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, बीपीएड में एडमिशन लेने के बाद भी आप यहाँ पर एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। यदि सर लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि ये यदि आप कोई भी एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज देना चाहें जीजीवी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, बिकॉज आपने 2 साल वहां से अपना बीपीएड कंप्लीट करा है, आपका फाइनली जो बीपीएड है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो सर हाँ यदि जी। कोई भी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज की बात करें कि यहाँ पे मैं जीजीबी में एडमिशन लिया है तो मेरे को ये फायदा मिला है एंड ये मेरे को नुकसान है, या फिर और स्टूडेंट्स को हो सकता है कि हाँ यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो सर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताइए जीजीबी के। देखिए, एडवांटेजेस के बारे में आप मुझसे बोलेंगे तो पहला एडवांटेज तो मैं यहाँ पे यही मानूंगा कि यहाँ कंपटीशन कम है। तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। अगर आप बिग यूनिवर्सिटीज टारगेट करते हैं, बीएचयू या फिर एलएनआईटी, या फिर अगर आप डीयू जाते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि अगर अगर आप एक एवरेज प्लेयर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको शायद पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा जैसा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है स्टूडेंट्स को। मेरा जैसे गेम रोप स्किपिंग है, बट उसके साथ साथ मैं यहाँ पर खो खो में भी गया हूँ। मैं यहाँ खो खो में डीयू में भी थोड़ा बहुत खेलता था, यहाँ पर भी खेला। बट यहाँ पर सीखा भी अच्छे तरीके से, और यहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ईस्ट जोन जाने में। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स, हम हमारे फील्ड में सर्टिफिकेट भी बहुत मैटर करता है। जी। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई पार्टिसिपेट करने में। और उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, 2 साल में रहा हूँ। स्टूडेंट्स को देखिए, किसी भी कॉलेज में आप जाओगे, स्टूडेंट्स कॉलेज के बारे में बुरा भला बोलते ही हैं। बट मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस कॉलेज का उतना कुछ डिसएडवांटेज है। टीचर्स अच्छे हैं, टाइमिंग ठीक ठाक है, और आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, आप सीख रहे हो। तो मुझे अभी तक के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं दिखे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट बाहर रह रहा है पीजी में, तो आप पीजी में रह रहे हो तो आपको शायद एक टाइम तक का ही आपको खाना शायद पीजी में बनाना पड़े। क्योंकि यहाँ पर कोई स्कीम चलती है जिसमें सुबह सुबह फ्री में नाश्ता मिलता है कैंटीन में। आफ्टर देन यहाँ पर दिन में शायद 10 रुपए का एक स्वाभिमान थाली नाम की स्कीम चलती है। उसमें आप 10 रुपए में आपको कंप्लीट थाली मिलती है खाने में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो अभी मुझे फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। सर यदि मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो मेरे को यही लगा अभी तक कि जैसा कि आपने मेरे डिस्कशन जो हमारा हुआ कि वहां पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है सर वो मेरे हाँ अकॉर्डिंग सर सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। बट ऐसा जी। गलत है कि जो आपने बताया कि टोटल एमपीएड और बीपीएड को मिला के टोटल 6 to 8 सीट्स हैं वहां पर। तो सर वो मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन है हाँ कि सभी स्टूडेंट्स को वहां पे अलॉट होना चाहिए हॉस्टल। जी जी, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा, मेरे ध्यान में नहीं आया ये पॉइंट जी कि हॉस्टल मिलना चाहिए बच्चों को। क्योंकि हमारे फील्ड में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाहर जाओ, खाना बनाओ, एंड देन वापस आप इवनिंग क्लास के लिए भी आ रहे हो। जी। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में हमें टाइम पे खाना मिल जाता था, वहाँ से फील्ड भी बहुत पास है। तो ये आपने सही पॉइंट पकड़ा, ये वहाँ का डिसएडवांटेज ये है कि हॉस्टल सबको नहीं मिलता है। जी जी। एंड सर यदि आप रेटिंग करना चाहें आउट ऑफ 10, तो आप कितना रेट करेंगे अपनी जीजीवी यूनिवर्सिटी के लिए कि हाँ कि सारा एवरेज में लाके सारी चीजें आउट ऑफ 10 आप सब मिला कितनी के देंगे? सब मिला के मैं 8.5 रेट करना चाहूँगा। ओके। ओके एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होप सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ये सेशन एडमिशन लेने में, एडमिशन एंड एडमिशन क्राइटेरिया जानने में। थैंक यू सो मच कुशाग्र फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और होपफुली स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिले। बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स आना चाहे तो हम एज अ सीनियर वहाँ तो हैं ऑलरेडी। जी। ओके थैंक यू सर। ओके नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो